जहां एक तरफ कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है, दूसरी तरफ बात कर लें उत्तर प्रदेश की, तो निकाय चुनाव में एक बार फिर से सीएम योगी के सर पर ताज सजने वाला है। आपको बता दें, निकाय चुनाव में बीजेपी ने एक बेहतर प्रदर्शन किया है। इस बार फिर से 2017 में बेहतर प्रदर्शन था, एक बार फिर से बेहतर प्रदर्शन कर कर सीएम योगी ने यह दिखा दिया कि अकेले दम पर वो उत्तर प्रदेश में सियासी सूबे में हलचल मचा सकते हैं। वही सपा की बात कर ले, बसपा की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, तो कई जगह पर ऐसा रहा है जहां पर सपा जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है वो चौथे स्थान पर रही है, बसपा कहीं पर लीड करती दिखी। वही कांग्रेस की बात कर दे तो कांग्रेस का कहीं कहीं पर तो सुपड़ा सा साफ हो गया है। हम आपको अगर कुछ आंकड़ों की बात करें तो हम बात कर लें नगर पालिका 199 सीटों पर चुनाव होने, जहां पर बीजेपी 144 पर आगे चल रही है, सपा 40, बसपा 8, कांग्रेस 4, अदर 3। अगर नगर निगम की बात करें तो सुपड़ा ही साफ कर दिया है बीजेपी ने सभी पार्टियों का, 17 सीटों पर बीजेपी आगे। वही बात कर ले अगर हम नगर पंचायत की तो 544 सीटों पर बीजेपी ने 268, सपा ने 136, आपने 4, बसपा ने 30, अदर ने 101 और कांग्रेस 0। मतलब कहीं ना कहीं कुल मिलाकर जो कांग्रेस है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते दिखा है। यहां पर हम बात लगातार कर रहे थे, हम चर्चा लगातार कर रहे थे, हम लगातार इन विषयों पर बात कर रहे थे आखिर क्या होने वाला है, लेकिन यह पहले से अंदेशा लगाया जा रहा था। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव पर बीजेपी ने बूथ स्तर पर काम किया जीतने के लिए, बीजेपी ने जिस तरह से बूथ स्तर पर उनके कार्यकर्ता पहुंचे हैं और यह दिखाया है कि किस तरह से वो पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए और किस तरह से वो पूरे चुनाव को देख रहे हैं। वही अगर हम अदर पार्टी की बात कर ले, अगर हम बात कर ले सपा की बात कर ले, अगर हम बात कर ले बसपा की बात कर ले, हम बात कांग्रेस की कर ले, तो कहीं पर नजर नहीं आए ये लोग। आप देखिए सपा 5 बार से 6 बार अखिलेश यादव मैदान में उतरे, वरना वो आते भी थे तो कुछ लोगों से मिलते थे, उसके बाद फिर चले जाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। आप अगर कांग्रेस की बात कर ले, इनके जितने भी बड़े लीडर थे वो कर्नाटक में जुटे रहे और उन्होंने तवज्जो नहीं दिया यहां पर, और उसका नतीजा ये रहा कि यहां पर कांग्रेस जो है एकदम सुपड़ा सा साफ हो गया। नगर निगम में सुपड़ा साफ हो गया। कहा जा रहा था कि चीजें बदलेंगी, चीजें अच्छी होंगी, चीजें और भी मुताबिक हो सकती हैं सपा के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। यहां पर सपा के मुताबिक कुछ हुआ नहीं है। सपा को देखिए, जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी उसने जो है चीजों को एकदम जो जमीनी स्तर की बात हम करें, जमीनी स्तर पर सपा कर सकती थी काम, लेकिन सपा ने उस स्तर पर काम नहीं किया। थर्ड फ्रंट की तैयारी करने लगे। कौन? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव किससे मिलने लगे? नीतीश कुमार से। वो कभी बंगाल ममता बनर्जी से मिलने चले जाते, कभी आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से मिलने चले जाते, तो कहीं ना कहीं गलबैया कर रहे थे वो इस पूरे उसमें। तो उसमें जो असर है ना वो देखने को मिला है। और हम देखिए, हम पल पल का जो है ना आपको रुझान दे रहे हैं। अगर हम बात कर लें आजमगढ़ की, रामपुर की बात कर लें, तो हम हमारे साथ तो हमारे सहयोगी भी हैं। अगर निक्की हम बात करें रामपुर आजमगढ़, आप देखिए वो सपा का गढ़ कहा जाता है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन वहां पर की स्थिति अगर हम बात करें तो बिल्कुल उलट हो गई है। हाँ, स्थिति बदल गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्थिति बदल गई? क्यों ऐसा हुआ है सर? इस बार कह सकते हैं कि आजम खान के जो केसेस जो निकले हैं उन पर 2 साल की सज़ा भी हुई है, उस वजह से उनकी सीट चली गई। तो कहने की मुझे लगता है कि यही एक बहुत बड़ी वजह रही कि बीजेपी गठबंधन को वहाँ पे जीत मिली। और आजम का जो गढ़ था और उनका परिवार जो कहा जाता था कि आजम की सत्ता उनसे छिन गई है, शायद यही वजह है कि जो जितने भी उनके पुराने चिट्ठे हैं या फिर उनके जितने भी पुराने केसेस वगैरह निकल के आए, पुराने केसेस जो निकल कर आए और जो जितना काला चिट्ठा था, किस तरह से बीजेपी ने उसको भुनाया। और आप देखिए रामपुर जो पूरा गढ़ कहा जाता था, आजम खान ने ना जाने कितने तरह के विवादित बयान इस निकाय चुनाव में दे दिए, विधानसभा चुनाव में दिए, उसके बाद निकाय चुनाव में भी ना जाने प्रमोद कितने वो आप देखिए कितने वहां पर विवादित बयान दिए हैं प्रमोद। बावजूद इसके जो है चीजें उनके हाथ पे नहीं आई। बड़ा विवादित बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जो हमको वोट नहीं देते हैं वो नमक हराम होते हैं, वो थूक कर चाटने वाले होते हैं, इस तरह के बयान दिए गए। बावजूद इसके चीजें पलट गई रामपुर में, खासकर जो कि सपा का गढ़ कहा जाता था।
अक्सर हम देखा अब इस बार के आप चुनाव में निकाय चुनाव में देख सकते हैं कि जैसे कि योगी सरकार का जो काम था उससे जनता काफ़ी खुश है। आजम खां का जो बयान है, उनके जो एक के बाद एक विवादित बयान आ रहे थे, उनका उन कामों पर ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। जनता देख रही है काम हो रहा है और उसका असर आप निकाय इस बार के निकाय चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिला। ये नहीं कह सकते कि किसी के बयान देने से जनता आजकल बदला जाएगी। हाँ, अगर कोई किसी विशेष पार्टी को लेकर अगर अपना लगान उनका कुछ रुझान है तो उसको बदलना एक बार के लिए मुश्किल है, लेकिन जनता देख रही है विकास। अगर विकास उनको पसंद आ रहा है तो उन्होंने उसका नतीजा बीजेपी को दिया है साफ तौर पर। आप रुकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त ग्रेटर नोएडा में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। आपको बड़ी खबर बता दें, बड़ी जीत ग्रेटर नोएडा में दादरी से बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है। प्रमोद, बड़ी जीत हासिल हुई है ग्रेटर नोएडा में दादरी से, किस तरह से देख रहे हैं? जो जीत है साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक ही सीट नहीं, काफी बीजेपी लगातार सभी सीटों पर एक एक कर अपना कब्जा कर रही है लगातार। और ये कब्जा इस तरीके से देख सकते हैं कि उनके जो विकास है श्रावस्ती, चाहे रामपुर की बात हो, चाहे जो विधानसभा के 2 उपचुनाव जो सीटें थे उन पर भी बीजेपी अपना लगातार प्रभुत्व दिखा रही है। अब इसी तरीके को देखते हुए बीजेपी अब लगातार एक एक कर अपने सभी प्रत्याशियों को मैदान में उतारी है और लगातार इसको देखते हुए और आगे लगातार अपनी जीत हासिल कर रही है। और एक एक करके चाहे पंचायत चुनाव सीटों की बात हो, चाहे अध्यक्ष पद नगर पालिका सीटों की बात हो, इन पर बीजेपी लगातार अपनी जीत को हासिल कर रही है। जीत को हासिल करिए। देखिए, हम लोग बात बार बार क्यों कर रहे हैं रामपुर आजमगढ़, क्योंकि ये जो सीटें थी, कहा जा रहा था कुछ नहीं तो इस सीटों पर हो सकता है कुछ हो जाए। एक बार कहा जा रहा था ये तो बस ऐसा ही हो गया है, जैसा कि आपने सुना होगा आजम खान भी कह रहे थे ये सब तो हवा हवा में हो गया। लेकिन एक बार फिर से अगर पूरी जनता बीजेपी का रुख अपना रही है तो बहुत बड़ी बात है। साफ तौर पर बीजेपी का आना इस बार आप देख सकते हैं, जो पिछले 2 से 3 महीने का जो विकास कार्य देख सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं कि जनता देखा यूपी में अक्सर ये क्राइम रेट जो है वो काफ़ी कम हुआ है और जनता ने इसका कह सकते हैं कि एक बार इस निकाय चुनाव में इसका असर साफ तौर पर दिखा। अभी अतीक अहमद वाला जो मामला था ये काफ़ी चर्चा में रहा और इसका असर आप देख सकते हैं कि उन सीटों पर जो कि काफ़ी बोल सकते हैं कि जहाँ पर आतंक की चीज़ें बहुत काफ़ी थी, जहाँ पर ये कह सकते हैं कि थोड़ी दरिंदगी टाइप की चीज़ें बहुत काफ़ी थी, वो काफ़ी कम हुई। और बीजेपी साफ तौर पर जनता को चाहिए सुरक्षा, अगर सुरक्षा उनके पास है तो वो उसी पार्टी को ऑब्वियस सी बात है कि चाहेंगे कि हमारी पार्टी दोबारा आए। और हम बार बार कह भी रहे थे कि जो 76% जो जनता थी उसने इस बार सुरक्षा को बहुत तवज्जो दी है। उसने इस बार जो क्राइम रेट देखा है, उसने देखा है किस तरह से सीएम योगी ने पूरे माहौल को बदला है उत्तर प्रदेश के अंदर। उस पर जनता जो है उसने जनता ने भी बहुत ध्यान दिया है, सबसे बड़ी चीज ये। और दूसरी चीज आपको बता दें कि जहां जहां बीजेपी जीत रही है उसमें जो सबसे बड़ा जो रीजन बना है ना, जानते क्या है सबसे बड़ा रीजन है? सबसे बड़ा रीजन यही बना है कि वहां पर चीजें बदली हैं। लोग अब देख रहे हैं कि कितना क्राइम कंट्रोल हो रहा है, विकास हो रहा है। सीएम योगी ने हर मंच पर यह बात कही है कि देखिए कि कितना हम विकास कर रहे हैं, कितना हम काम कर रहे हैं, देखिए किस तरह से हम चीजों को कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक मुद्दों की बात करते हैं, हम हर एक चीजों की बात करते हैं, क्योंकि निकाय चुनाव जो होता है लोकल बॉडी का चुनाव होता है, लेकिन लोकल बॉडी का चुनाव से चीजें इतर हुई हैं। इस बार चीजें जो है नेशनल जो चीजें थी वो हुई हैं, नेशनल मुद्दे उठे हैं, यहाँ पर क्राइम का मुद्दा उठा है यहाँ पर। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बरेली से मेयर पद पर बीजेपी की जीत हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, बरेली से मेयर पद पर बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल कर ली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की आ रही है, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बरेली से बड़ी जीत हासिल की है बीजेपी ने। सपा प्रत्याशी को पटकनी देते हुए, सभी प्रत्याशियों को पटकनी देते हुए बीजेपी ने एक और बड़ी जीत हासिल की है। तो जहां से भी रिजल्ट सामने आ रहे हैं वहां पर बीजेपी जीत हासिल कर रही है। हम आपको लगातार बता रहे किस तरह से हम आपको आंकड़े दिखा रहे थे कि देखिए नगर निगम में सुपड़ा साहब, अगर नगर पालिका की बात करें तो बीजेपी 144 सीटों पर आगे, चीजें बढ़ रही हैं। अगर हम बात करें नगर पंचायत की 544 में बीजेपी 268, 136 आप 4। इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कांग्रेस को नुकसान, आपको फायदा हुआ है। नगर पंचायत की बात कर ले हम तो कहीं ना कहीं आपको फायदा होता हुआ दिखाई दिया इस पूरे चुनाव में, आपने खाता खोला है। और सबसे देखिए हम इस चुनाव की अगर हम पूरी लेखा जोखा हम कहें तो देखिए एक चीज जो सामने निकल कर आ रही है कि आखिर हुआ क्यों ऐसा, आखिर क्यों सपा जो है लगातार इस चीज को
कर रही थी, लेकिन सपा की तरफ से और सबसे बड़ी चीज है हम लगातार इस चीज को बता भी रहे थे, दिखा भी रहे थे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, राजेंद्र बिष्ट जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ। राजेंद्र बिष्ट जी, स्वागत है एचएन में आपका। धन्यवाद। राजेंद्र बिष्ट जी, देखिए कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के बाद आज यहाँ पर भी पूरा यहाँ पर आज मतगणना हुई है यूपी में, और एक बड़ा झटका दिया है सपा कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो गया, बसपा जो कि क्षेत्रीय पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, सुपड़ा साफ हो गया है। जो इसका जो श्रेय है, इसका श्रेय कहीं ना कहीं सिर्फ सीएम योगी को जाता है। आप देखिए सभी लोग कर्नाटक में जुटे रहे, लेकिन एक अकेले सीएम योगी ने यहाँ पर पूरा मोर्चा संभाला राजन जी, और पूरी चीजों को बदल दिया, पूरे आंकड़े को बदल दिया। इन्होंने दिखा दिया कि अकेले दम पर मैं चुनाव जिता सकता हूं उत्तर प्रदेश में। मनीष जी, सबसे पहले तो अगर आप बात करें आज उत्तर प्रदेश की नगर पालिका, नगर निगम और जो है पंचायत चुनाव की, तो हमें तो लग रहा था कि और अच्छे परिणाम आएंगे, लेकिन आज जिस तरह से अगर आप ये देखें जो परिणाम आए हैं, ये पहले से प्री डिसाइडेड थे कि परिणाम आने वाले हैं। इसका जो सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाता है वो योगी जी को जाता है, क्योंकि योगी जी ने जो उनकी जो है सुशासन की जो प्रणाली है, जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सही किया है, विकास के रास्ते में प्रदेश को ले आया है और एक नए तरह के जो है प्रदेश को एक दिया है। तो मुझे लगता है कि सारा जो रिज़ल्ट है, जो आज इतने बढ़िया रिज़ल्ट आ रहे हैं, ये सिर्फ जो है योगी जी की मेहनत, योगी जी का विज़न, योगी जी की वजह से, और जो बीजेपी पार्टी जो उनके काम काज को आगे ले जा रही है, उस पर श्रेय जाता है। अच्छा, एक चीज़ और भी देखेंगे राजेंद्र जी, देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि जितने भी पार्टियां थी, जैसे हम अगर अखिलेश यादव की बात कर ले, अखिलेश यादव कह रहे थे घूम घूम कर कि देखिए यहाँ पर अगर हम योगी जी से शिक्षा की बात करते हैं तो वो तमंचे की बात करते हैं, अगर हम उनसे बात करेंगे सड़क की तो वो तमंचे की बात करेंगे। लेकिन सीएम योगी ने ये दिखाया है कि हमने क्राइम कंट्रोल किया है, इसलिए हम तमंचे की बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने तमंचा दिया था और हम विकास दे रहे हैं, हम लोगों को हाथ में टैबलेट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग जिस तरह से उस चीज़ों को भुनाना चाहिए कि विकास के मुद्दे, लोकल बॉडी के चुनाव के मुद्दे, वो भुना नहीं पाए। और इनके जो वरिष्ठ नेता हैं, खुद अखिलेश यादव नहीं रहे, आप देखिए प्रियंका गांधी नहीं रही, तो कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेता वो दिखे नहीं। देखिए, जहाँ तक बात यह है कि इस समय सारा जो फोकस था, जो नेशनल पार्टीज़ का था, वो फोकस कर्नाटक का चुनाव पे था, और 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उस पे भी जो है क्योंकि साउथ का बहुत बड़ा एक जो है राज्य है कर्नाटक, और वहीं से जो है सत्ता की चाबी भी जाती है साउथ की, तो कर्नाटक के चुनाव की वजह से जो है सब लोगों का कंसंट्रेशन था। लेकिन यूपी में जो त्रिस्तरीय चुनाव था, उसमें योगी जी ने पूरी तरीके से अपना जो है एक उसकी पूरा तरीके से उस चुनाव को लड़ा और ये जीत दिलाई है। आप इसको देखिए, मैं इसको तीन तरह से देखता हूँ। राजन जी, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ यूपी से जुड़ चुके मनोज यादव, सपा प्रवक्ता है। मनोज यादव जी, स्वागत है चैनल में आपका। मनोज यादव जी, माफ कीजिएगा, अशोक यादव जी जुड़ चुके हैं। अशोक यादव जी, स्वागत है चैनल में आपका। अशोक यादव जी, उम्मीद जो थी, आप लोग उस उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे, आखिर ऐसा क्या हो गया कि सपा को पटकनी मिल गई, हर जगह पर सपा जो है पीछे ही रही, आखिर ऐसी क्या वजह रही? आखिर कहीं ना कहीं आपका जो शीर्ष नेतृत्व था वो कमजोर रहा। अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी जी, अशोक यादव जी, आखिर ऐसी क्या वजह रही कि सपा जो है हर नगर पंचायत हो चाहे नगर निगम हो, सब में पीछे चल रही है? आखिर क्यों? कहीं आपका नेतृत्व तो फेल नहीं साबित हो गया? नेतृत्व में कमजोरी क्या रही? समाजवादी पार्टी कभी फेल नहीं हुई है। आपने विगत 2022 विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा 37% वोट शेयर लेकर के समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने का काम किया था। उसी तरह से जो नगर जो है सिविक जो इलेक्शन चल रहा है, इसका जो रिजल्ट आ रहा है, इसमें नगर निगम के चुनाव को ही सिर्फ मीडिया दिखा रही है और बातें हो रही है। नहीं, हम तो सबको दिखा रहे हैं, हम नगर निगम को भी दिखा रहे हैं, हम नगर पंचायत की बात कर ले, नगर पालिका की बात कर ले, पार्षदों की बात कर ले, सब में तो सर आप फिसड्डी साबित हो गए। नहीं, फिसड्डी साबित, देखिए नगर पंचायत, नगर पालिका में समाजवादी पार्टी फिसड्डी साबित नहीं, दूसरे नंबर की पार्टी बन के उभरी है समाजवादी पार्टी। और रहा बात नगर निगम की, तो नगर निगम में भी समाजवादी पार्टी, इसके पहले समाजवादी पार्टी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, और दुर्भाग्यवश जनता का आदेश हम लोग स्वीकार करते हैं कि इस बार भी नगर निगम में हम अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए। लेकिन
तो सबसे बड़ी बात है कि जो जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है, इसमें समाजवादी पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रही थी, समाजवादी पार्टी लड़ रही थी। यहाँ के जो प्रशासन है, जो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह से गुंडई पे उतारू था प्रशासन, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो डीएनए है, जो धार्मिक नफरती एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का था, इस भारतीय जनता पार्टी के डीएनए से भी समाजवादी पार्टी लड़ रही ना थी। ना 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 और ना सर, ना 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 ना, देखिए देखिए, ऐसा है ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना जी। अशोक जी, आपको कमजोरी अपनी समझनी पड़ेगी। आप लोग कमजोर पड़े हैं, आपको ये मानना पड़ेगा कि जो आज मनीष जी, जनता अगर बीजेपी को चुन रही है वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कुछ ना कुछ तो है ना। आज आप इससे बच नहीं सकते हैं कि नहीं जी वहां मनीष पर जी ये था, देखिए, प्रशासन ये था जी, प्रशासन वो था जी। प्रशासन ने अच्छा काम किया है सर, बार बार क्यों प्रशासन को आप लोग जलील करने पर लगे रहते हैं? मनीष जी देखिए, आप देखे होंगे जिस तरह से चुनाव में चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई। आपको याद होगा किस तरह से चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन थी कि किसी भी चुनाव में धार्मिक बातों का उल्लेख नहीं किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा नेता हो, कोई भी निकाय चुनाव से संबंधित किसी भी मीटिंग में, किसी भी जनसभा में कोई बात नहीं किया। सिर्फ बातें क्या होती रही, धार्मिक बातें होती रही और इधर उधर की बातें करके जनता को बरगलाने का काम किया गया। क्योंकि कर्नाटक की जनता इनके भ्रम को, इनके धोखा को समझ गई और उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से समझ नहीं पाई। लेकिन जो स्ट्रेटजी की बात की जा रही है कि योगी मोदी की स्ट्रेटजी, ठीक है अशोक जी, आप बने रहे हमारे साथ। अजीत सिंह भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। अजीत सिंह जी, स्वागत है चैनल में आपका। अजीत सिंह जी देखिए, आज बड़ा उलटफेर हुआ। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कहीं ना कहीं कर्नाटक में बीजेपी को एक करारी शिकस्त मिली है, जहां पर बीजेपी को काफी मंथन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात कर ले उसके इतर, हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले, लोकल बॉडी का चुनाव था, निकाय चुनाव, बावजूद इसके वहां पर देखिए बीजेपी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, वो किसी को अब हजम नहीं हो रहा कि आखिर कैसे। और अकेले मुख्यमंत्री ने वहां पर चुनाव लड़ा, अपने दम पर लड़ा, वो दिखा दिया कि हम अकेले दम पर यहां पर कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, एक तो पहली बात ये कि हालांकि दोनों को हम कंपेयर उस तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन यूपी के जो स्थानीय और अर्बन लोकल बॉडीज के जो चुनाव थे, कि जो नतीजे हैं, इसके लिए ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत चिंताजनक है। और क्योंकि पिछला जो चुनाव इन्होंने लड़ा था, वो किसान आंदोलन की लहर पे एक सवार होकर लड़ा था। एक मोमेंटम मिला हुआ था सपा को, उसके बाद उन्होंने अलायंस बिल्ड किए और उस पर एक चुनाव लड़ा और उनको अगर देखा जाए तो ठीक ठाक एक सफलता 125 के करीब सीटें इस अलायंस को मिल गई थी। तो अगर हम उस आधार पे देखें और पिछले एक साल में अगर ये लोग विपक्ष के तौर पे बहुत अच्छा काम करते तो आज इस तरह के रिजल्ट नहीं होते। खासतौर पर पश्चिम यूपी के ऐसे शहर सहारनपुर है, मेरठ है, मुरादाबाद है, बरेली है, आगरा है, जहाँ अच्छी खासी तादाद उस वर्ग की है जिसको माना जाता है कि वो सपा को वोट करेगा, वहाँ जो हालत हुई है समाजवादी पार्टी की, तो ज़रूर उनके लिए एक सबक है ये बहुत बड़ा। और इसमें एक सबक ये भी है कि उन्होंने जो अपने अलायंस जो पार्टनर्स थे उनके साथ भी इन चुनाव में कोई खास तालमेल बनाने की कोशिश नहीं ये बड़ी बात आपने कही। देखिए आरएलडी से इनका कितना बड़ा तालमेल था, छोटा भाई मानते थे, लेकिन आरएलडी के नेताओं को इन्होंने पूछा नहीं। और ये दिखा, भले ही ये माने ना माने, बाहरी रूप से कहते रहे नहीं जी आरएलडी से हमारा कुछ ऐसा चल नहीं रहा है, लेकिन आप देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कलेश दिखा कि आपके गठबंधन में कलेश है, और जिसका नतीजा ये भुगत रहे इस वक्त। आप देखिए आरएलडी भी दिख नहीं रही और इनके जो नेता हैं वो भी अब दिख नहीं रहे। अब कई जगहों पर हार गए हैं। नगर निगम में सोपड़ा साफ हो गया इन लोग का। तो कहीं ना कहीं ये जो इनका एक अलायंस चल रहा था, उस अलायंस पे ये उतना काम नहीं कर पाए जितना काम करना चाहिए था। देखिए, ये तो अपने आप में एक ताज्जुब की बात है कि जो अलायंस काफ़ी हद तक ठीक है, सपा और गठबंधन सत्ता में नहीं आ पाए पिछले चुनाव में, लेकिन उनके लिए जो उसका प्रदर्शन था वो कोई बहुत ख़राब प्रदर्शन नहीं था, ठीक ठाक प्रदर्शन था और किसान आंदोलन का एक सपोर्ट मिल रहा था। उसके बाद एक साल के अंदर जो ग्राउंड पे काम होना चाहिए था या दोनों संगठनों के बीच एक तालमेल होना चाहिए था, उस तरह का नहीं रहा और बिना किसी रणनीति के उतरे। और उसमें भी जो चौंकाने वाली बात है, जो खासतौर पे सपा के लिए ज़्यादा चिंताजनक है, देखिए आरएलडी कंपैरेटिवली वो काफ़ी छोटी पार्टी है उनके मुकाबले सपा के, और उसके पास विकल्प खुले हुए हैं। वो कल को कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनका अपना एक वोट बैंक है, उसको लेके वो कहीं भी। और इस चुनाव से उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी लोकदल की। बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। देखिए राजनीति बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो गठबंधन था इन लोगों का, जिस गठबंधन के जरिए सपा जो है सोच रही थी कि हम निकाय चुनाव लड़ेंगे, और लेकिन निकाय चुनाव में उन्होंने वो प्रदर्शन इसलिए भी नहीं कर पाए क्योंकि इनके वरिष्ठ जो नेता थे वो उतरे नहीं, वो वरिष्ठ नेता दिखे नहीं।
कारण ये रहा कि भाई ये लोग गलवैयां करने में लगे थे, थर्ड फ्रंट सेकंड फ्रंट, अभी सेकंड फ्रंट नहीं बना, थर्ड फ्रंट बनाने में लगे थे ये लोग, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैक्टर साबित हो गया। और बार बार हम लोग यही बात कर रहे थे, कई बार डिबेट हुआ, मैंने सपा के नेताओं से कहा कि अगर आपके वरिष्ठ नेता नहीं उतरेंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नहीं उतरेंगे, तो जनता किसे सुनेंगी? भाई जनता तो योगी को सुनेंगी कि योगी कह रहे हैं। अब जैसे अखिलेश यादव जाएंगे, कहीं बोलेंगे तो कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा उसका। देखिए, जहाँ तक बात है कि इस समय उत्तर प्रदेश में जिस तरह के चुनाव है और जिस तरह का माहौल है, उसमें बीजेपी और योगी, जो बीजेपी के ऊपर योगी ऐसे हैं, उनका इतना प्रभाव है कि योगी जहाँ जाते हैं हर आदमी उनको सुनना चाहता है। लेकिन जहाँ तक अगर आप बात करें कि और जो पार्टीज़ हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चुनाव को सीरियस नहीं लिया। उनको लगता था कहीं ना कहीं हमारा वोट बैंक है, वोट बैंक में जो है हमें सीटें मिलेंगी, लेकिन वो सीट उनको उस तरह से मिल नहीं पाई। लेकिन आप एक्चुअली अगर आप पूरा आंकलन करें तो इसमें 3 चीज़ें बहुत क्लियर हैं। पहला जो आंकलन अगर आप देखें, जो नगर निगम के चुनाव हैं, नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं उसमें 100% बीजेपी को मिला है मेयर चुनाव। अगर आप नगर पालिका की बात करते हैं, क्योंकि नगर निगम जो होते हैं वो बड़े जगह में होते हैं, मतलब वो जो टायर हम 1 सिटी जिनको बोलते हैं या टायर 2 सिटीज कहते हैं कि सर विधायक की तरह एक नगर निगम का आदमी होता है। बिल्कुल उससे बात होता है। और जहाँ तक बात हम नगर पंचायत की बात करते हैं और नगर पालिका की बात करें, नगर पंचायतें तो गांव में चली जाती हैं, जो मतलब कम आबादी वाली होती हैं, और नगर जो हम नगर पालिका की बात करते हैं वो टायर 3 सिटीज़ होती हैं। तो अगर आप इनका आंकलन करें तो अगर आप ये देखें कि जहाँ पे बड़ी नगर निगम है वहाँ पे 100% बीजेपी को वोट मिला है, तो उसकी बात अलग है। लेकिन जहाँ हम नगर पंचायत की बात करते हैं वहाँ पे सपा को कुछ सीटें मिली, लेकिन पिछली बार से अगर आप वोट परसेंटेज देखें तो कम है। तो इसका मतलब अगर आप ये समझिए कि जो परसेंटेज वोट कम होने के बावजूद भी उनको सीटें आई हैं, तो कहीं ना कहीं वो आप उसको जातिगत समीकरण कह दीजिए या आप किसी एक टिपिकल एक एरिया को कह दें कि जहाँ से उनको वोट मिला है नगर पंचायत में। लेकिन नगर पालिका में अगर आप देखिए, नगर पालिका में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। तो ये चीज़ें हमें आकलन करनी पड़ेगी। और हमें ये लगता है कि पूरा ऐसे में जो लॉ एंड सिचुएशन जिस तरह से योगी जी ने बढ़ाई है, जिस तरह काम हो रहा है और लोगों को दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट जो है इन सब चुनाव में देखने को मिला है। अच्छा, अशोक यादव जी, सवाल ये है सर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को लग रहा था कि हम वास्तव में प्रदर्शन यही करने वाले हैं और आप लोगों ने पहले से ही हार मान के बैठ गए थे आप लोग कि नहीं, अब सपा इससे ज़्यादा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, इसलिए अखिलेश यादव ने कहा इससे बढ़िया ये है कि हम ये टाइम जो है हम थर्ड फ्रंट बनाने में क्यों ना लगा लें? देखिए मनीष जी, समाजवादी पार्टी का स्ट्रेटजी के तहत हर चुनाव लड़ती है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे सिविल बॉडी का चुनाव हो, सिविक बॉडी का चुनाव, चाहे लोकसभा का चुनाव। और हमारी स्ट्रेटजी थी इस तरह की कि हमारे बड़े नेता हर कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा पाते हैं क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं और जो विधायक हैं कंसर्न एरिया के, उन विधायकों के और जिलाध्यक्ष के ऊपर ही जिम्मेदारी दे दी गई थी कि आप कैंडिडेट का सिलेक्शन भी करेंगे और कैंडिडेट को जिताने की भी जिम्मेदारी उनको दी गई थी। रह गई बात राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहां पे उनको पार्टी ने भेजा, जहां पे पार्टी को उचित लगा कि इनको जाने से लाभ होगा, वहां पे पार्टी ने उनको भेजने का काम किया। और अभी देखिए, चूंकि अभी हर जगह का रिजल्ट नहीं आया मनीष जी, और जब रिजल्ट आ जाएगा आप सारे नगर पंचायत और नगर पालिका का, तो आप देखेंगे समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन की है और पिछली बार की तुलना में कम प्रदर्शन नहीं है। जो आप देखेंगे सीट वार देखेंगे आप, तो हमारे बहुत सारे प्रत्याशी को हमने अपना सिंबल नहीं दिया था, किसी वजह से सिंबल नहीं दिया था, वो लोग भी समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा लोकसभा चुनाव में रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं इस सिविक इलेक्शन में, क्योंकि इस चुनाव में सरकारें न तो बनती है न तो सरकारें बिगड़ती हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से इस चुनाव को लड़ा और बेहतर प्रदर्शन किया, इसमें कोई दो राय नहीं। समाजवादी पार्टी जैसा दिखाया जा रहा है कि बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप नगर निगम में हम नहीं थे, पहले भी नहीं थे, और आज भी ये अफसोस नहीं तो यही तो अफसोस है ना, यही तो अफसोस है अशोक यादव जी। आप नहीं थे इसका मतलब क्या है? आप लोग मतलब पहले से ही हार मान रहे थे कि नहीं, नगर निगम में हम नहीं थे और जो शहरी निकाय चुनाव है उसमें हम कर भी नहीं सकते हैं, बीजेपी से आगे निकल भी नहीं सकते हैं, इसलिए आप लोग ने पहले ही मतलब सारा सरेंडर कर दिया था, सारे हथियार डाल दिए थे। नहीं, हम लोगों ने सरेंडर नहीं किया था। हमें हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जनसभाएं की, रोड शो किया, जहां पार्टी की स्ट्रेटजी के हिसाब से उनको भेजा गया वहां पे वो गए और वहां पे उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जो कैडर है वो आज के दिन में उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत कैडर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का है, और कार्यकर्ताओं ने जितना भी हो सकता है उतना मेहनत किया, और जो भी रिजल्ट आ रहा है
ये पार्टी का एक सामूहिक प्रयास को रिजल्ट आ रहा है मनीष जी। ये किसी एक व्यक्ति के या किसी दूसरे वजह से नहीं आ रहा, पार्टी का सामूहिक इसमें सहयोग रहा है। अब पार्टी देखिए लगातार जो इस बात पे मंथन करती है, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, विशेष हमारा फोकस रहता है कि किस तरह से आगामी लोकसभा के चुनाव में 2024 के चुनाव में मोदी जी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से स्ट्रेटजी बना रही है। और इस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का छोटे से लेकर बड़ा तक नेता हर संभव प्रयास किया, लेकिन जनता का जनादेश का हम सम्मान करते हैं और उनका जनादेश सर आंखों पर है। जो भी जनता ने दिया हम उसके लिए जनता का शुक्रगुजार हैं। ठीक है। अजीत सिंह जी, देखिए अभी भी बात अगर हम करें, अभी पूरा रिजल्ट आ जाएगा, कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी ने तो बाजी मार ली है, लेकिन अब बात यहाँ पर यह है कि बाद में फिर यही होता है कि ईवीएम, और अब तो कई जगहों पर बैलेट पेपर से भी यहाँ पर चुनाव हुए, इस बार ईवीएम से भी चुनाव किए गए। लेकिन अब सवाल ये है सर कि आज अभी अशोक यादव जी कह रहे हैं कि भाई उनको जो राष्ट्रीय नेतृत्व कह रहा था कि आप बाहर जाइए, आप थर्ड फ्रंट बनाइए, लेकिन इससे हम सेमीफाइनल के रूप में देख रहे थे इस पूरे चुनाव को। बीजेपी इसे सेमीफाइनल की तरह लड़ भी रही थी, क्योंकि यही जनता है जो लोकसभा चुनाव में चुनाव करने जाएगी। अगर इस जनता ने अगर बीजेपी की तरफ अगर अपना रुख कर लिया, आप सोचिए आजमगढ़ है सर, रामपुर है सर, वहां पर क्या है, आज बीजेपी अपना परचम लहरा रही है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटरों का भी मोह भंग हुआ है सपा और अन्य पार्टियों से, इसलिए वो बीजेपी का दामन थाम रही है। क्योंकि योजनाओं की बात करें, कई आप देखिए किस तरह से जब कोरोना काल आया तो फिर बीजेपी ने जो राशन दिए, सबको दिए राशन, किसी समाज को नहीं देखा। कई ऐसे योजनाएं बीजेपी गिनाती रहती है कि भाई हम इस योजना को लेकर आते हैं। तो ये भुनाने में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अव्वल साबित हो गई। बिल्कुल निश्चित रूप से जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं उनमें बीजेपी को कामयाबी मिली है, और ये इस चीज़ पे मोहर लगाती है कि जो पब्लिक है, जो जनमानस है उत्तर प्रदेश का, उसमें जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनकी जो पकड़ है वो बरकरार है। जैसी सफलता उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में हासिल की थी, उसको अगर हम देखें, उसके रेफरेंस में देखें, तो ये प्रत्याशित नतीजा है। ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी जीत वहाँ भी उनको हासिल हुई थी, तो उसको मेंटेन रखा है और बनाए रखा है, और जनमानस पे जो उनकी पकड़ है वो बनी हुई है। ज़्यादा विचारणीय जो मुद्दा है, चूँकि सबसे बड़ा राज्य है सीटों के लिहाज से भी, और अगले जो साल जो चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा के, उनके लिए पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश के ऊपर है, और ख़ासतौर पे विपक्ष का सारा जो दारोमदार है इन राज्यों पे, खासतौर पे जो बड़े राज्य बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन राज्यों पे टिका है। और यहाँ भले ही ये स्थानीय स्तर के चुनाव हों और बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन इनका केंद्र ये स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे नहीं भी पड़े, लेकिन फिर भी एक दो जो मैसेज इसके आ रहे हैं, जो सबक है, खासतौर पे मुख्य विपक्षी दल का जो एक जिम्मा मिला था विधानसभा में पिछली, उसको कैरी नहीं कर पा रही है समाजवादी पार्टी उस ढंग से जो एक जिम्मेदारी उनको मिली थी। और कहीं ना कहीं जो उसके कोर वोटर हैं उनके अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन है, या वो वोट देख रहे हैं, जैसे हमने कई शहरों में देखा है, जो और पार्टियां हैं, मुरादाबाद में कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको ठीक ठाक वोट मिले हैं, जो और पार्टियां हैं उस तरफ छिटका है। तो सबसे बड़ी जो चिंता का सबक ये है इन चुनाव का, भले ही ये अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव हैं, भले ही बहुत सारा एडवांटेज की स्थिति में जो सत्ताधारी दल है वो रहता है, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के लिए खतरे घंटी ये है कि जो उनका कोर वोटर है वो कहीं ना कहीं भले ही थोड़ी तादाद में चटक रहा है। उसकी कुछ भी वजह हो सकता है उनको ये लग रहा है कि जो भाजपा की जो राजनीति है उसका मुकाबला समाजवादी पार्टी उस तरह से नहीं कर रही जैसी उनको उम्मीदें हैं। हमारे साथ हम आते हैं आपके पास, हमारे साथ जटाशंकर त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। जटाशंकर जी, स्वागत है चैनल में आपका। जटाशंकर जी, एक निकाय चुनाव की बात की जाए तो निकाय चुनाव में बीजेपी ने एक बेहतर प्रदर्शन किया है, इसकी उम्मीद थी आपको? अरे हम सब लोग जब भी कभी भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहे या सरकार से बाहर रहे, हम लड़ते ही हैं चुनाव जीतने के लिए, और चुनाव जीतते हैं। और इसके लिए एक बार आपके माध्यम से मैं अपने सभी वोटर्स का और सभी वोटर्स के साथ जुड़े कार्यकर्ता का और जमीनी कार्यकर्ता का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और आप एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जहाँ कहीं भी हम सब लोगों को ये लगता है कि चुनाव की हिस्सेदारी करनी है, तो चुनाव की हिस्सेदारी में हम पूरी तन्मयता के साथ कार्यकर्ताओं के साथ मतदाताओं के बीच में जाकर के हम अपनी विकास की बात, कोई योगी मोदी
योगी आदित्यनाथ महाराज जी के जो इस समय के कार्यकाल है और कार्यकाल को देखते हुए जो हमारी भारत सरकार की और डबल इंजन की सरकार नारा दिया गया था, नहीं इस बार ट्रिपल इंजन का नारा दिया गया था कि हम सब लोग केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है। और लेकिन देखिए जटाशंकर जी, देखिए अब ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी आ जाएगी तो क्या सोचा जाए, क्या समझा जाए कि अब काम होगा कहीं की? अगर हम बात करें, हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग, हमारे जो संवाददाता थे, कई संवाददाता ग्राउंड पे रहे, उनका कहना था कि मेयर चुनने के बाद और नगर पंचायत की बात कर लें, उसमें जब किसी कोई भी प्रत्याशी जीत कर आ जाता है तो फिर वो काम दिखा नहीं है। तो जो काम नहीं दिखा है, इस बार क्या समझा जाए कि जो मुख्यमंत्री हैं वो चीजों को अब खुद गाइड करेंगे, चीजों को अपने नजर से देखेंगे और उस पर पूरा होल्ड रहेगा कि भाई तुम काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्योंकि आप लोगों के भी पसीने छूट गए इस बार, क्योंकि पूरी बीजेपी कुनबा उतरा। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी एक बार इस चीज की भी कि क्या नाम है, जिस तरह से सीएम योगी ने यह दिखाया कि मैं अकेले दम पर यूपी चुनाव लड़ सकता हूं। यह भी कहा जा रहा था कि कहीं बीजेपी में जो शीर्ष नेतृत्व है आप लोगों की खटपट चल रही है और सीएम योगी के लिए एक बड़ी चुनौती थी जिसे उन्होंने पार की है। ये आप बिल्कुल कहीं से भी इसको प्रत्याशित ढंग से ये सब बात कहने के लिए नहीं, बल्कि हम तैयारी करके रख रहे हैं। G20 दुनिया के लिए, देश के लिए और आप सबके लिए, हम सबके लिए एक बड़ा निमंत्रण है नेतृत्व का। और देश का नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व आप देख रहे होंगे कि जगह जगह G20 के साथ आने वाले समय में नगर निकाय, नगर पालिका, नगर पंचायतों में और महापालिकाओं में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के सभी 17 एजेंडों के साथ हम विकास की दृष्टिकोण को आगे ले जाने के लिए सोच रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन से लेकर करके हंगर फ्री से लेकर के बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। इन योजनाओं को सड़क पर उतारने के साथ साथ आप देखेंगे कि ये 2024 के पुल की तैयारी के साथ इसमें हमें, क्योंकि ये क्षेत्रीय और लोकल राजनीति भी इससे जुड़ी रहती है, इसकी वजह से कहीं कहीं थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे हुआ है 2024 से नोट कर लीजिए आज की डेट से कि हर उस निकाय में 2024 जटाशंकर जी आपको रोकेंगे, हम आपको रोकेंगे। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। जटाशंकर जी हम आपको रोकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कुशीनगर से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुशीनगर से आ रही है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से निकाय चुनाव से जुड़ी एक बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, कुशीनगर से आ रही है। खड्डा नगर पंचायत में बीजेपी की जीत हुई है कुशीनगर में। तो बड़ी जीत खड्डा नगर पंचायत में, कुशीनगर में जीत हुई है बीजेपी की 1163 वोटों से। तो खड्डा नगर पंचायत में जीती संगीता वर्मा ने जीत हासिल की है। तो खड्डा नगर पंचायत में बीजेपी की जीत, कुशीनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1163 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी ने जीत ये हासिल की है। जटाशंकर जी, एक कुशीनगर में भी खड्डा नगर पंचायत से बीजेपी ने जीत हासिल की है। आप सबको बधाइयाँ, सभी मतदाताओं के बधाइयाँ और खड्डा नगर के खास तौर पर जुड़े कार्यकर्ताओं को बधाइयाँ। इसके पहले का कार्यकाल में मेयर समाजवादी पार्टी के मेयर रहे हैं और उसके प्रत्युत्तर में बड़ी जीत मिली है। और इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी इसके पहले जब वो सत्ता में थी, अगर सत्ता में रहते हुए उन्होंने जनता के दिल और जनता की विकास की योजनाओं को जमीनी स्तर पर नहीं उतार पाई है। इसलिए एक बड़ी जीत है और ये जीत इस बात के मायने रखती है। मैं अपनी बात कह रहा था कि आप देखिएगा, क्योंकि ये निकाय चुनाव इस तरह का चुनाव होता है कि थोड़ी बहुत ये लोकल, क्षेत्रीय और क्षेत्र के साथ साथ जाति और जात के साथ साथ पड़ोसी दोनों के कार्यकाल के सूचनाओं के साथ इसकी पटाक्षेप और हस्तक्षेप रहता है। कि 2024 से आप देखिएगा, काउंट कर लीजिएगा, रख लीजिएगा कि जितना वोट हमें निकाय में मिला है उसके 3 गुना हमारा शीर्ष नेतृत्व मोदी और योगी का नेतृत्व, इसे 3 गुना वोट उस क्षेत्रों से, उस जगहों से, उस वार्ड से, उस बूथ पर और बूथ के पन्ना प्रमुख की हिस्सेदारी के साथ हम पाने जा रहे हैं। ठीक है अशोक यादव जी, बड़ी जीत हुई है बीजेपी की, वहां से भी किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे थे मोदी और योगी का की बात कर रहे थे। यही मोदी योगी मॉडल था जो कर्नाटक में जनता ने उनको बिल्कुल नकार दिया। तो ये मत कहिए कि बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, बहुत बड़े तोप ये लोग हैं। देखिए जनता जो है टाइम टाइम पे इनको नकारती रहती है। रह गई बात यहाँ पे लोकल बॉडी इलेक्शन जो था, चूंकि ये सरकार जिसकी रहती है, आप देखते हो ट्रेंड जो देखते होंगे आप लोकल बॉडी इलेक्शंस का, अब बाइपोल इलेक्शन का, दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। जिनकी सरकार रहती है मनीष जी, उन्हीं का इन किन प्रकार में ज्यादातर सीटें आती हैं। इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है, अन्य तो कोई कहाँ बहुत जा बड़ी रहे हैं उपलब्धि सर? भारतीय अशोक जनता भाई, पार्टी अशोक की। भाई, देखिए देखिए, अगर आप लोग हारे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, और उसको आप लोग मानिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ हम लोग हारे हैं और ये वजह है, और इसको मानिए शीर्ष नेतृत्व की कमजोरी थी। अखिलेश यादव नहीं उतरे, एक आप लोगों ने मेहनत की, लेकिन अखिलेश यादव नहीं दिखे, वो मेहनत फिर रंग नहीं ला पाई। मनीष जी देखिए, मैं शुरू में ही कह दिया था कि जनादेश, जनता का जो जनादेश है, वो जनादेश के जिस भी रूप में मिला, समाजवादी तो फिर पार्टी उसमें उसका ईंट बट सम्मान क्यों और लगा स्वागत रहे हैं आप करती लोग? है। उसमें ईंट बट क्यों लगा और रहे हैं? जी, लेकिन उसमें ईंट बट भी तो लगा रहे हैं आप लोग ना, कि नहीं ऐसा नहीं तो ऐसा देखिए, था, मैं नहीं ऐसा था, नहीं ऐसा था, वो था, ये था। ये क्यों कर रहे हैं फिर आप लोग? जनादेश दिया है, अगर बीजेपी की तरफ झुकाव रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं गलती रही है आपकी। देखिए मनीष जी, जो जनादेश होता है, जनता का कई मुद्दों पे जनादेश मिलता है। आप इस चीज को कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि पूरे चुनाव के कैंपेन में, चाहे माननीय योगी जी हो या कोई भी नेता हो, उन्होंने नगर निकाय चुनाव से संबंधित एक भी मुद्दे पे कोई बात नहीं करी। उन्होंने एक भी मुद्दे, एक भी समस्याओं का निदान करने का कोई उपाय नहीं बताया। सिर्फ चुनाव में एक पोलराइजेशन और एक उन्माद फैलाने का काम किया उन्होंने, और जनता को बरगलाने का काम किया। अच्छा, आपने क्या समाजवादी बात की? पार्टी, आप बता दीजिए, आपने क्या, समाजवादी आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने क्या जनता के बीच में क्या कहा आपने? अखिलेश यादव भी तो यही बात कर रहे समाजवादी थे, पार्टी तमंचे की बात देखिए कर रहे थे वो। मनीष जी, समाजवादी पार्टी लगातार तमंचे की बात क्यों कर रही थी? क्योंकि इनका कलम में विश्वास नहीं है। योगी सरकार की विश्वास कलम और संविधान में नहीं है, इनका विश्वास तमंचे में है। इसलिए समाजवादी पार्टी हमेशा ही कहती आ रही है कि ये तमंचे वाली सरकार है। जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, आप देख रहे होंगे कि ये घटनाएं इसी तरफ इंगित करती हैं कि इस पार्टी का कलम और संविधान में विश्वास नहीं है। ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो 80 के दौर की फिल्में होती थी, हुआ करती थी, उस फिल्मों में कैसे पुलिस इनकाउंटर करती है तो जनता तालियां बजाती है। इस तरह से जो इनकाउंटर नीति इनकी रही है, वो भी इनकाउंटर अपने खास माफियाओं को संरक्षण दे करके, अगर इनकी इतनी इनकाउंटर और बुलडोजर नीति मतलब माफियाओं में भी ट्रांसपेरेंट रहती, बंटवारा मनीष आपने जी, कर दिया भाई साहब, माफियाओं में भी मनीष बंटवारा जी, कर मनीष दिया। जी, हाँ। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जब अगर इनका बुलडोजर और इनकाउंटर ट्रांसपेरेंट चलता, तो कैसे खास जाति के माफियाओं की तरफ सरकार आंख उठाकर नहीं देखती? सिर्फ अतीक और मुख्तार ही माफिया ये है क्या उत्तर प्रदेश में? क्या ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, चुलबुल सिंह, उदयभान सिंह, ये लोग माफिया नहीं है? ये लोग साधु संत हैं। लेकिन क्योंकि ये लोग एक जाति, एक धर्म से संबंधित रखते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी का संरक्षण इनको मिलता है, पूरी सरकार का संरक्षण अच्छा, इनको मिलता है। मतलब तो उत्तर प्रदेश की जनता इस आप ये चीजों कह को रहे हैं, जानती है। आप ये कह रहे हैं, देखिए अतीक अहमद भी एक जाति विशेष को ही प्रेजेंट करता था, वो रिप्रेजेंट करता था, ठीक है, एक जाति विशेष को रिप्रेजेंट करता था अतीक अहमद, और ऐसे नहीं 5 बार वो विधायक रह चुका है, 1 बार सांसद रह चुका है। आखिर एक जाति विशेष जी। के लोग उसको वोट करते थे, लेकिन अगर आप आज प्रयागराज चले जाइए तो वहां पर भी बीजेपी का परचम लहरा रहा है। ठीक है, हम आते हैं अशोक भाई आपके पास। राजन जी देखिए, एक बात की जाए, देखिए यहाँ पर बात की जा रही है क्राइम की, बात की जा रही है क्राइम कितना कंट्रोल रहा, यहाँ पर सिर्फ क्राइम की बात हुई है, लेकिन विकास की बात नहीं की गई। तो भाई जो अगर हम बात करें सुरक्षा की, तो ये एक मुद्दा रहता है, और वो भी आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और बीजेपी उसको अगर उठा रही थी तो चूंकि उसने उस पर कंट्रोल किया था इसलिए उठा रही थी, और क्या उसका उठाना जायज़ नहीं था? अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई आपको ये माफिया नहीं दिखते, आपको ये माफिया नहीं दिखते, आपको ये माफिया नहीं दिखते। मतलब अतीक अहमद माफिया नहीं था, और जो उसके गुर्गे मारे गए वो माफिया नहीं थे? क्या उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए? अगर ऐसा नहीं करते तो क्या आज की डेट में लोग आज भी डरे सहमे नहीं रहते? क्योंकि वहां पर पार्टी हुई है, कई लोग लड्डू खिला रहे थे। जहाँ तक बात उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो लॉ एंड ऑर्डर की थी। और लॉ एंड ऑर्डर अगर आप ये देखिए कि पिछले 15-20 सालों से
उसका इतनी पटरी से उतर गई थी कि लोग वहाँ पे एक मिनट रोकना चाहेंगे आपको राजन जी, हम आते हैं आपके पास, तुरंत आते हैं। तो आपको बड़ी खबर बता दें, 96 सीट से बीजेपी गठबंधन की जीत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, इस वक्त की आ रही है रामपुर से। तो 96 सीट पर बीजेपी की जीत हुई है और बड़ा झटका सपा को लगा है। ऐसा सपा सोच नहीं रही थी कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो गया और एक बड़ी जीत जो है वो देखने को मिली है इस बार उपचुनाव में। तो बड़ी जीत आपको बता रहे हैं, इस वक्त उपचुनाव में सपा का सुपड़ा साफ हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 96 सीट पर बीजेपी गठबंधन की जीत हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे राजेंद्र भाई। देखिए एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं। 96 सीट और सबसे बड़ी चीज ये है कि सपा की सीट, सपा का गढ़, सब कुछ सुपड़ा साफ हो गया। देखिए, जहाँ तक बात मैं वही कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में जो है ना सबसे बड़ी बात, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बात हम कर रहे थे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और जब लॉ एंड ऑर्डर किसी स्टेट का सही होगा, जो इस तरह से पटरी से उतर चुका है, तो उसमें सारे विकास के रास्ते भी खुलते हैं। और जिस तरह से गवर्नेंस है, गवर्नेंस को आगे बढ़ाया योगी जी ने, तो वो गवर्नेंस के हिसाब से जो है जितना भी मतलब सेंट्रल से हो गया चाहे स्टेट से हो गया, वो कोई भी कार्यक्रम देते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है और वो दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वहाँ की जनता पे आता है। जहाँ तक बात अगर आप नगर पालिका या पंचायतों की बात करें, तो नेचुरली जितनी भी जो स्टेट से के पास जो भी सेंटर से जो भी स्कीम्स आती हैं, उनका डायरेक्ट मॉनिटरिंग सेंटर से होता है। और उनका जब इम्प्लीमेंटेशन उसके पास कम से कम अगर 90 to 95% इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो डेफिनेटली जो एंड जिसे कहते हैं, एंड जो जनता है, एंड जो यूज़र है, अगर उसको कोई जो है स्कीम्स का फ़ायदा होता है, तो जो उसको मिलता है, तो नेचुरली वो वोट देगा ही देगा। और जहाँ तक बात है लॉ एंड सिचुएशन की बात में, कि बहुत सारे माफिया थे वहाँ पे, और धीरे धीरे करके वो माफिया जो है ख़त्म होते रहे योगी राज में, तो उससे एक तरह लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा। लोगों में जो लोग वहाँ से पलायन कर रहे थे, और जिस तरह से वहाँ पे धीरे धीरे करके व्यापार ख़त्म होके शिफ्ट हो रहे थे लोग, वहाँ के जो व्यापारी लोग शिफ्ट हो रहे थे, वो धीरे धीरे करके अगर आप ये देखें कि वो उत्तर प्रदेश में दोबारा आने लग गए। और जिस तरह से मतलब वहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ा, लोग वहाँ पे काम करने लगे, रोजगार भी जो है धीरे धीरे करके बढ़ने लगे, तो वो एक जो विकास जिस तरह से हम मानते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में दिखाई देने लगा और वहाँ के लोग मानने लग गए। और इस वजह से जो है वो जो है वोट में भी कन्वर्ट हुआ। और वो एक तरह से जो है एक बहुत अच्छा एक संकेत है आने वाले 2024 के पोल्स के लिए, कि मुझे जो लगता है जिस तरह से नगर निगम के चुनाव में 100% जो है प्रत्याशी जीते हैं, और 50% प्रत्याशी अगर आप समझें, अगर बीजेपी को जो है नगर पालिका में मिले हैं, और इवन नगर पंचायत में अगर आप देखें उसमें भी उनका जो है 60% से ऊपर का जो है वोट शेयरिंग है। तो ये लगता है कहीं ना कहीं जो 80 सीटें जो लोकसभा में है, उसमें मुझे लगता है क्लीन स्वीप 2024 का होगा। ये इस तरह से प्रतीत हो रहा अंदेशा लगाया जा सकता है, क्योंकि देखिए बार बार कह रहे थे अजीत भाई हम कि अगर हम देखें तो क्लीन स्वीप हो सकता है। देखिए डिनाई नहीं किया जा सकता इसे कि इस तरह के जो अगर इस बार जो चुनाव चल रहे हैं, हुए हैं निकाय चुनाव, और उसमें जनता ने अगर माइंडेड दिया है अगर बीजेपी को, तो कहीं ना कहीं लोगों का रुझान है। और देखिए एक चेहरे की बात बहुत होती है, अखिलेश यादव, सीएम योगी, मायावती, और फिलहाल कांग्रेस में ऐसा कोई नहीं। अगर प्रियंका गांधी को भी रख दे तो चेहरे की बात होती है। आपका चेहरा कितना इफेक्टिव है, आप कितना काम कर रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, किस तरह से अपने कामों को प्रेजेंट कर रहे हैं जनता के बीच में, ये बड़ा इफेक्ट हो जाता है जब आप चुनाव लड़ते हैं। उस वक्त ये काम आता है, और शायद यही चीज़ काम आई है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर तो ये स्वाभाविक है, वो तो मुद्दा रहेगा ही रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर तो नगर निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा रहता है। और कहा जा रहा है 76% वोट इसी मुद्दे पर पड़ा है। देखिए, निश्चित रूप से कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन अगर इस जीत को जो हासिल हुई है स्थानीय निकाय चुनाव में, इसको लोकसभा चुनाव तक कैरी करने का सवाल है। जहाँ तक उसमें बहुत सारे इवेंट बढ़ रहेंगे, क्योंकि वो इतना आसान नहीं है कि लोकल बॉडी का चुनाव और एक नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट बनाने के चुनाव में वो एक अंतर रहेगा। और दूसरी बात जो हमने कर्नाटक में भी देखी है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसके भी अपनी सीमाएं हैं, उसके चैलेंज हैं। वहाँ सारा चुनाव मोदी जी के फेस पे लड़ा गया, मोदी जी ने उस चुनाव को लीड किया। और जो हिंदुत्व के जो मुद्दे हो सकते हैं,
जो उठा सकते हैं उनको उठाया, पूरा बजरंग बली की उसमें एंट्री हुई, सारी चीज़ें जो बीजेपी कर सकती है, जो उनका एक परफेक्ट तरीका है चुनाव लड़ने का, वो इस्तेमाल हुआ। उसके बावजूद बहुत करारी हार मिली है। तो ऐसा नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो अपनी चुनाव लड़ने की चीज़ें या जो उनकी स्ट्रेंथ लगता है यूपी में है, वो स्ट्रेंथ हमेशा अनलिमिटेड है, उनकी भी अपनी सीमाएं हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सामने कौन खड़ा है और वो कैसे लड़ रहा है। यही कांग्रेस है जो कई राज्यों में हारती है, वो कर्नाटक में जीती। यही भारतीय जनता पार्टी जो कर्नाटक में आ रही है, लेकिन लोकल बॉडी चुनाव में रिपीट की है अपनी जो कामयाबी है उसको, और बहुत शानदार तरीके से किया है। लेकिन इसमें एक सोचने वाली बात ये भी है कि जैसे मेयर के चुनाव है, जो बड़े शहर हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जीती है। लेकिन अगर जैसे हम नीचे आएंगे, जो नगर पालिकाएँ हैं या नगर निगम का में अगर नगर पंचायतें हैं, नगर पंचायतों में 550 के करीब नगर पंचायतें हैं, 544 नगर पंचायतें हैं, 160-65 में निर्दलीय जीत रहे हैं। अब कभी तक थी नहीं, वो 100-150 के आसपास रहेगा, मुझे लगता है फाइनल आंकड़ा। निर्दलीय करीब 150 सीटों पे आगे चल रहे हैं। तो 150 सीटों पे, यानी कि एक बड़ा हिस्सा है उसका, करीब 20% सीटों पे निर्दलीय जीत रहे हैं। अब सोचने वाली बात ये कि वो जो निर्दलीय हैं, और ये कस्बे या गांव जैसे जगह होती है, नगर पंचायत जिनको बोलते हैं, बड़े गांव हैं ये कह सकते हैं, और यहाँ पे समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर है, प्रेजेंस सब बसपा की भी है इसमें। तो देखिए जहाँ गांव की तरफ हम जाते हैं तो सपा का प्रदर्शन बेहतर है। लेकिन ये जो उतनी तैयारी से चुनाव नहीं लड़ा समाजवादी पार्टी ने, और ना उस तरह की तैयारियां दिखी, ना उस तरह का कैंपेन दिखा, एक तरीके से ये ऑटो पायलट मोड पे चुनाव अखिलेश यादव ने लड़ा है, और उनके लिए बहुत सारे सबक इसलिए इस चुनाव में हैं। अब सवाल ये है कि अगले 1 साल के अंदर जहां केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो स्थानीय निकाय हैं, अर्बन बॉडीज हैं, वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी पावर में है। तीनों जगह पावर में होने के बाद, और अब से जब 1 साल के अंदर जाएंगे, तो क्या इसका कोई एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव नहीं दिखा। लेकिन एक चीज़ और भी है, देखिए कि कहा जाता है कि बीजेपी चुनाव कहीं पर अगर प्रदर्शन खराब है, हो रहा है, तो वो तुरंत फिर उसको कंट्रोल करने में लग जाती है कि हम उसका डैमेज कंट्रोल कैसे करें। और जैसे अगर हम आप कर रहे हैं नगर पंचायत की बात करें, तब भी वहाँ पर भी बीजेपी प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन अगर उसको लग रहेगा कि यहाँ पर नगर पंचायत में प्रदर्शन मेरा इससे बेहतर हो सकता है, तो वहाँ पर वो डैमेज कंट्रोल में लग जाती है। लेकिन ऐसा अदर पार्टियों में नहीं लिखता। कहा तो जाता है कि हम डैमेज कंट्रोल की कोशिश करेंगे, हम बात करेंगे, हम मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, लेकिन वो मंथन चिंतन दिखता नहीं। आप देखिए लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं। यहाँ पर सपा के लिए एक सबसे बड़ा झटका ही है। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से झटका है, और साथ में लेकिन ये झटका अप्रत्याशित नहीं है। ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत मेहनत से चुनाव लड़ा, बहुत जान लगा दी, पूरी तरीके से अड़ गए और उसके बाद हार मिली हो। उन्होंने उस ताकत से पहली बात तो चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने उस ताकत से पिछले 1 साल के अंदर काम ही नहीं किया, वो ग्राउंड पे नहीं उतरे, और जो विपक्ष के लिए जो स्पेस था, और मुख्य विपक्षी दल के तौर पे जो जिम्मेदारी मिली थी सभा को, और जो मौका मिला था, उस मौके को भुनाने में वो नाकाम रहे। मौके को भुनाने में नाकाम रहे। जटाशंकर जी, सवाल ये है जटाशंकर जी कि अभी कहीं कहीं पर अगर बात की जाए कि अगर हम गांव देहात की बात करें, तो बीजेपी का प्रदर्शन ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, अच्छा है, नंबर 1 पर ही है। लेकिन बावजूद इसके जो निर्दलीय है, जैसे कि अभी वरिष्ठ पत्रकार हैं वो बता रहे थे कि निर्दलीय ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, और खासकर उसने सपा से अच्छा प्रदर्शन किया है। तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों की वो सीट हो सकती है अगर उस पर और मेहनत किया जाए। जिस तरह से शहरों में मेहनत की जाती है, उस तरह से अगर गांव में मेहनत की जाए तो वो सीटें भी आपकी हो सकती थी। उस तरह की मेहनत क्यों नहीं की गई? देखिए, मैं संज्ञान में ला दूं कि वो सीटों पे हम लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दिए हुए थे कि कहीं कहीं पर जो कार्यकर्ता किसी भी कारण से टिकट नहीं पाए, उन कार्यकर्ता ने अपने मन से उस लड़ाई को लड़ा। तो उसमें भी आप जो निर्दलीय प्रत्याशी आप देख रहे हैं जीतते हुए, उसमें भी करीब 60% से ज्यादा हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता है, और जीतने के तुरंत बाद वो हमारे साथ ही और हमारे बीच के ही भी का हिस्सा रहेंगे, और 2024 के चुनाव में वो बहुत तेजी के साथ लग जाएंगे। तो ये आप बिल्कुल मान के चलिए कि और जो थोड़े अवशेष जो बचे हुए लोग हैं, वो अवशेष भारतीय जनता पार्टी के भगवा को पहन करके ही उन्होंने चुनाव की हिस्सेदारी की है। भगवा झंडे के अंदर और भगवा ध्वज के साथ उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व के एजेंडे के साथ विकास के और कहीं न कहीं छुपे हुए
दृष्टिकोण में उन्होंने सबका साथ सबका विकास और एक भारत श्रेष्ठ भारत की संरचना उनके दिमाग के अंदर है। वो हमारे ही हैं, हमसे अलग नहीं है, हम उनको अलग अलग उनको मानते भी नहीं। इस वजह से हम आपको साफ तौर पर बता दें कि आने वाले नजरिए में जो हमारे निर्दल प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी के हिस्सेदार हैं, हिस्से हैं, और वो हमारे भाई हैं और हमारे साथी हुए हैं। मतलब आपके साथी है, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ आप भी। हम कुशीनगर की बात कर ले तो खड्डा विधानसभा में जिस तरह से वहां पर जीत हासिल की है बीजेपी ने, और वहां पर एक अच्छा जनाधार मिला है बीजेपी को, 1000 से ज्यादा वोटों से जिस तरह से बीजेपी ने जीत हासिल की है, ऐसा लग नहीं रहा था। लेकिन फिलहाल वहां की जो जनता थी पहले ही मन बना चुकी थी खड्डा विधानसभा क्षेत्र की। जैसा हमारे संवाददाता ने भी बात की थी, उस वक्त उन्होंने बताया था कि किस तरह से खड्डा के जो विधानसभा के लोग हैं, वहां के जो पब्लिक है, वो त्रस्त आ चुकी है। वहां पर जो उस वक्त के जो मेयर थे, उन्होंने काम नहीं किया है, रोडें नहीं बनी, तो उससे त्रस्त थे। तो कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही थी कुछ बदलाव हो सकता है, वो बदलाव भी हुआ। हम आपको सीधे कुशीनगर लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद है। खड्डा नगर पंचायत में इस वक्त हम मौजूद हैं और कुल 1163 वोटों से यहाँ पर जो भाजपा की प्रत्याशी थी संगीता वर्मा, पत्नी दुर्गेश्वर वर्मा, उनकी जीत हो चुकी है। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ऐतिहासिक जीत हुई है आपकी, क्या कहेंगी नगर पंचायत की जनता को? नगर पंचायत हमको इतना खुशी है कि सब लोग मेरे साथ हैं, मेरी बहन, मेरी माता, मेरे भाई, मेरे बड़े लोग, सब लोग मेरे साथ। हमको बहुत खुशी है और मैं नगर का विकास ईमानदारी से बहुत करूंगा। उनके पति हमारे साथ मौजूद है दुर्गेश्वर वर्मा, उनसे भी बात कर लेते हैं। जीत हुई है, 1163 वोटों से आपकी जीत हो गई, क्या कहेंगे नगर पंचायत की जनता को? यह निश्चित तौर पर खड्डा के जनता की जीत है, खड्डा के विकास की जीत है, और खड्डा में ईमानदारी से जो विकास होना चाहिए उसकी जीत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, हमारे माननीय विधायक जी की जीत है, सांसद जी की जीत है, और निश्चित तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे सूबे के मुखिया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन सालों में हमने देखा जिस तरीके से सपा की प्रत्याशी थी, अध्यक्ष थी, और सारे कामकाज ठप थे, चाहे वो सड़क हो या फिर स्ट्रीट लाइटें रही हो या फिर पेयजल की व्यवस्था, पूरी व्यवस्थाएं ध्वस्त थी। अभी जीत हुई है आपकी, किस तरीके से क्या विकास कार्य जो है नगर पंचायत में? मैं फिर कहना चाहूँगा कि मेरे साथ साथ एक खड्डा नगर की जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं की जीत है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं, कल्याणकारी जो भी योजनाएं हैं, 100% धरातल पर लागू होगा। माननीय विधायक जी के साथ, माननीय सांसद जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं के साथ नगर का स्वर्णिम विकास होगा, और निश्चित तौर पर नगर अपने आप में एक मॉडल बनेगा और प्रदेश में नाम रोशन करेगा। निश्चित तौर पर ये थे हमारे साथ भाजपा की प्रत्याशी संगीता वर्मा, पत्नी दुर्गेश्वर वर्मा, जिनकी ऐतिहासिक जीत हुई है। करीब 1163 वोटों से जो है उनकी जीत हुई है। अनुराग तिवारी, चैनल 24/7 न्यूज, कुशीनगर। अभी आप हमारे संवाददाता बात कर रहे थे, वहां के लोगों से बड़े खुश हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, अनुराग तिवारी जुड़ चुके हैं। अनुराग, वहां के जो जनता है, वहां की जनता बदलाव चाह रही थी, जैसा कि हम और आप बात भी कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले, तो जनता कह रही थी बदलाव चाह रही है, और जनता बदलाव दिखा भी है, जनता ने बदलाव किया भी है। किस तरह से देख रहे हैं, कितना भरोसा जताया गया, प्रत्याशी का क्या कुछ कहना है, जीतने के बाद वो सबसे पहले बड़ा काम क्या करेंगे? मनीष, सबसे पहले इस वक्त हम अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें कि कुशीनगर के खड्डा में जहां मतगणना स्थल जो था गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज, वहां पर लगातार मतगणना चल रही थी, और पहले खड्डा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी संगीता वर्मा की 1163 वोटों से जीत होती है। और जैसे ही छितौनी नगर पंचायत के भाजपा के प्रत्याशी ओम प्रकाश गुप्ता उर्फ उमा प्रधान की जैसे ही जो है करीब 84 वोटों से जीत होती है, उसके बाद जो निर्दल के जो प्रत्याशी थे अशोक निषाद, जो लगातार जीत चुनाव चिन्ह था और कुछ ही वोटों से पीछे चल रहे थे, 84 वोट से उनकी हार होती है। और जिसके बाद बाहर जो तमाम जो लोग खड़े थे वो लोग बौखला जाते हैं और पुलिस से झड़प करने लगते हैं, वोट के घालमेल का आरोप लगाने लगते हैं। उसके बाद पुलिस जो है वहां पर लाठी चार्ज कर देती है, और लाठी चार्ज करने के ठीक बाद जो है उधर से भी जो है लगातार पथराव जो है उन लोगों के द्वारा किया गया है। पुलिस ने जो है पूरा यहाँ पर लाठी चार्ज करके और माहौल को जो है फिलहाल अभी शांत कराया है। मनीष, अभी चीजों को शांत कराया गया है, लाठी चार्ज कर। देखिए ये सब चीजें अगर देखा जाए कि भाई अगर एक अगला जीत रहा है, बहुत जगह ऐसे होते हैं कम मार्जिन से लोग जीतते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि धांधली हो गई है वहां पर। आपने क्या काम किया, आपने क्या चीज दी है, आप जनता के बीच में गए, आप जनता के बीच में गए, चीजों को भुना नहीं पाए, गलती आपकी है, उसमें
वहां पर पथराव करने की क्या जरूरत है? अभी क्या स्थिति है पूरी स्थिति देखिए, फिलहाल पुलिस ने कंट्रोल में कर लिया है, लाठीचार्ज हुई है और जो लोग थे उस साइड के उन लोगों ने भी पुलिस पे पथराव किया है। फिलहाल पुलिस ने पूरी स्थिति को जो है कंट्रोल कर लिया है इस वक्त मनीष, लेकिन ये करीब हम कह सकते हैं 10 मिनट तक ये सिलसिला चलता रहा है। पुलिस लाठीचार्ज करते रहे और पुलिस पर जो है पथराव उन लोगों ने किया है जो बाहर लोग खड़े थे। और लगातार देखिए मनीष, हम ये कहीं ना कहीं हार और जीत का सिलसिला लगा रहता है और हम भी काउंटिंग के वक्त अंदर मौजूद थे, हम पल पल की तस्वीरें चैनल पर दिखा रहे थे। पूरी निष्पक्ष तरीके से जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो लगातार चली है, अंतिम चरण तक चली है और खुद हम वहां पर मौजूद थे। और जिस तरीके से अंतिम में जाकर 84 वोटों से जो भाजपा के छितौनी नगर पंचायत के जो अध्यक्ष के प्रत्याशी थे ओम प्रकाश गुप्ता, उनकी जीत हो जाती है और इनके जीत के बाद बौखलाए लोग जो गेट के बाहर खड़े थे उन्होंने जो है पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और ये पूरा अभी भी इस वक्त पुलिस जो है लगातार गेट पर बनी हुई है और जो लोग आसपास थे उन सभी लोगों को जो है पुलिस ने लाठीचार्ज करके फिलहाल हटा दिया है। मनीष, ये बड़ी खबर हम इस वक्त सबसे पहले एचएनएन पर बता रहे हैं मनीष। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर थी, अनुराग बता रहे थे कि किस तरह से जब एक प्रत्याशी हार जाता है उसके बाद फिर बौखलाहट सामने आती है, फिर पत्थरबाजी की जाती है, नोकझोंक पुलिस के साथ होती है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले को कंट्रोल कर लिया है और वहां पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिए गए भारी तादाद में। हम अपडेट भी जान लेते हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं, हम अपने सहयोगियों से अपना अपडेट जान लेते हैं। निकिता, इस वक्त की क्या अपडेट है, इस वक्त क्या चल रहा है? अगर हम गोरखपुर वार्ड की बात करें तो पुराना गोरखपुर वार्ड से बीजेपी की जीत हुई है। वहाँ पे जो वार्ड 78 है वहाँ से पवन कुमार त्रिपाठी है, उनकी जीत हुई है। तो 1245 वोटों से वो जीते वहाँ पे। मेरठ में बात करें तो मेरठ में जो 2 वार्ड है वहाँ पे एआईएम की जीत हुई है। तो वहाँ पे कह सकते हैं कि 2 सीटों पे उन्होंने अपना खाता खोला है। बीजेपी में भी बरेली में भी बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, वहाँ पे उमेश गौतम जीते हैं। लगातार उमेश गौतम दूसरी बार वहाँ पे जीते हैं। तो ये इस वक्त की अपडेट थी कुछ अपडेट आपको बता रहे थे। देखिए सबसे बड़ी चीज है, एआईएमआईएम ने 2 सीटें पा ली भाई, जिसका अंदेशा नहीं लगाया जा रहा था। अब मेरठ में जो कि सपा मेरठ में बड़ी मजबूत है, लेकिन एआईएमआईएम ने एक बड़ी पटकनी दी है, इस वक्त सपा को पटकनी दी है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, एक राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं और एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेंद्र भाई, देखिए अपडेट हम दे रहे थे। देखिए बरेली में जिस तरह से जीत हुई बीजेपी की, अभी आपको हम कुशीनगर के बारे में बता रहे थे, मेरठ में एआईएमआईएम ने प्रदर्शन अच्छा कर दिया, ये चौंकाने वाली बात है। देखिए एआईएम तो नेचुरली ऐसी पार्टी है कि वर्ग विशेष की पार्टी है और जहाँ तक मेरठ की बात है, मेरठ में जो एक इलाका है वो पूरा जो है मुस्लिम वोटर्स का है और उस मुस्लिम वोटर का जो इलाका है उसमें डेफिनेटली उन्होंने ऐसा ही 2 प्रत्याशियों को उठाया जिनको जो है वहाँ के नोन लोग हैं, तो उस वजह से उनको वोट पड़ा है। अगर आप ये देखें बिहार में भी, आप ये देखें कि पिछली बार बिहार में भी एआईएम जो है उन्होंने भी चुनाव जीता था, विधानसभा चुनाव में। तो कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे करके अब मुस्लिम जो है ये समझ गया है कि कहीं ना कहीं सपा जो है उनको जो है रिप्रेजेंट नहीं करती है। सपा का जो बेस जो था मुस्लिम वोटर का बेस, उस पर जो है अब उनको कहीं भी उस पर जो है लगने लग गया कि सपा हमारी तरफ या हमारी बात कम आगे रखती है। हमारे मतलब हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम जो है वहाँ से शिफ्ट होना चाह रहा है एआईएम की तरफ से। हम पता है शिफ्ट होना चाह रहा है। देखिए एक बड़ी चीज़ है, आप भी देखिए मेरठ में एआईएमआईएम जीत रही है। ये एक सवाल खड़ा कर देता है सपा के ऊपर कि आप जो मुस्लिम कोर वोटर कहे जाते थे, वो कोर वोटर कहीं ना कहीं छिटक के इधर उधर गए और सबसे ज़्यादा वो बीजेपी की तरफ आ गए। आप देखिए एआईएमआईएम की जीत हुई है, मतलब कि जो मुस्लिम वोटर हैं उन्होंने भरोसा जताया है कहीं ना कहीं इस पर एआईएमआईएम पर, और सपा पर उतना भरोसा नहीं। मेरठ एक अच्छा खासा होल्ड रहता है सपा का, रामपुर, आजमगढ़ सब वो खोते जा रहे हैं। आखिर ये लोग जो पहले मुद्दा उठाए थे रामचरितमानस को लेकर, तो ऐसा तो नहीं मुस्लिम वोटर ये जान गए थे कि भैया ये जाति विशेष में ही खेल रहे हैं, ये सिर्फ हिंदू की बात कर रहे हैं, इस वक्त तो ये हमारे साथ है ही नहीं। देखिए कहीं ना कहीं ये जो एक टेंडेंसी रहती है कि हम बिल्कुल घर बैठे कि ये वर्ग तो हमें वोट देगा ही देगा, मुस्लिम तो हमें वोट देंगे ही, ये कहाँ जाएंगे, ये वाली चीज़ बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगी। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं, वैचारिक रूप से भी करना चाहते हैं, तो आपकी जो आइडियोलॉजी है उसको आपको बहुत क्लियर
तरीके से, बहुत स्पष्ट तौर पे सामने रखना होगा, उसको लेके ग्राउंड पे जाना होगा, स्ट्रगल जैसा आपने कर्नाटक में देखा उस तरीके से कैंपेन करना होगा अपना। उन्होंने स्पष्ट, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो मैनिफेस्टो लाई है कांग्रेस वो उसके लिए बहुत आत्मघाती साबित होगा, बहुत लोगों ने कहा। लेकिन जो भी उनका एजेंडा था, देखिए ऐसा नहीं है कि सबको वोट चाहिए, सब अलग अलग समुदाय को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। लेकिन अब बात ये नहीं है कि आप घर बैठे रहें, घर से ना निकलें, कोई कैंपेन नहीं करें, एक इलेक्शन को सोच दें कि बस खुद भी खुद हो जाएगा और ये वर्क, तो अब वो नहीं है। इस इलेक्शन में कम से कम जो लोकल बॉडी का भले से चुनाव हो, जो मुस्लिम वोटर है वो कहीं ना कहीं छिटक रहा है। और ये बड़ी चिंता की बात ये है, अभी तो ये एक छोटा लोकल बॉडी का चुनाव है और हम कल को लोकसभा का चुनाव होगा या आगे के जो चुनाव होंगे, अगर उसमें ये ट्रांसफ़र होता है तो भारतीय, ये समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों के लिए और बड़ी चिंता की बात हो जाएगी, क्योंकि उनका सर्वाइवल इसी चीज़ के ऊपर टिका। बड़ी चिंता की बात है। देखिए, और सबसे बड़ी चीज़ है जो मुस्लिम वोटर हैं वो कहीं ना कहीं खिसक रहे हैं, और मुस्लिम वोटर जो है जब खिसकते हैं तो वो दो लोग की तरफ अभी निगाह गड़ा रहे थे। पहले ये होता था कांग्रेस और बसपा, लेकिन अब AIMIM एक उनके लिए एक अच्छा विकल्प आ गया। हमारे साथ हमारी संवाददाता भी जुड़ चुकी हैं, गाजियाबाद से जुड़ चुकी हैं, सीमा गुप्ता जुड़ चुकी हैं। सीमा, गाजियाबाद में देखिए, कहा जा रहा था कि एक जो बदलाव की बयार है वो बहेगी, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। वोटर, मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि वोटर किस मुद्दे को लेकर जाएंगे, विकास को, सिंबल को, या फिर जाति या धर्म को, लेकिन लोग सिंबल को लेकर गए, वहां पर सिंबल देखा गया और उस पर जो है वोटिंग हुई है। जी मनीष, अगर बात कर रहे हैं सिंबल की, तो कहीं ना कहीं सिंबल पर जरूर वोट गया है। और भाजपा के कई ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कि बहुत दिनों तक इसमें अपना योगदान दिया भाजपा के अंदर, और जब लास्ट मोमेंट पर उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने निर्दलीय जाके लड़ा। आप ऐसा कहते हैं कि सिर्फ सिंबल को टिकट गया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि गाजियाबाद में बहुत ज्यादा जो निर्दलीय हैं उनकी सीटें भी निकल कर आई हैं, जबकि 100 सीटें भाजपा को होनी थी, उसमें से सिर्फ 35% ही सीटें भाजपा के पास आ पाई हैं, बाकी ज्यादा से ज्यादा सीटें निर्दलियों के खाते में गई हैं। लेकिन अगर हम बात करें सीमा, तो अगर हम बीजेपी से बात हो रही थी तो उनका कहना था जो निर्दलीय हैं वो निर्दलीय भी भाजपा ही के हैं, जिन्होंने विरोध किया था, जिन्हें टिकट नहीं मिला था, वो चुनाव लड़े थे और वही चुनाव जीते हैं, और वो भी बाद में भाजपा में ही शामिल होंगे वो। जी मनीष, ये सत्य है कि ये वही लोग हैं जिनको भाजपा से टिकट नहीं दिया गया और उन्होंने निर्दलीय जाके अपना टिकट लिया और वो जीत कर भी आए हैं। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि वो आगे जाकर भाजपा में शामिल होंगे, क्योंकि वो भाजपा से कहीं ना कहीं नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने निर्दलीय ये चुनाव को लड़ा है। लोगों ने उनकी मेहनत को और उनके काम को वोट दिया है, सिंबल को वोट नहीं दिया। अगर सिंबल को वोट दिया होता तो सारे के सारे वोट कमल को जाते, न कि निर्दलीय। मनीष, अच्छा, एक चीज और भी है, अगर हम समझना चाहें सीमा, देखिए निर्दलीय एक अच्छे उसमें विकल्प के रूप में उभर कर सामने आए हैं। यहाँ पर निर्दलीय वो हैं जो बीजेपी के, आप भी कह रही हैं कि वो हाँ ज्यादातर बीजेपी के हैं, लेकिन ये वो निर्दलीय हैं जिन्होंने किसी पार्टी का दामन नहीं थामा था। इस बात को भी समझना होगा हमें कि इन्होंने किसी पार्टी का दामन नहीं थामा था, इन्होंने निर्दलीय लड़ना सही समझा। बात कर ले हम अगर सपा के कई लोग टूटकर बीजेपी में आ गए, बसपा के कई लोग टूटकर बीजेपी में आ गए, कांग्रेस के कई लोग टूटकर बीजेपी में आ गए, लेकिन इन लोगों ने किसी का दामन नहीं थामा। इन्होंने सोचा हम निर्दलीय लड़ेंगे, अगर जीत जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम हो सकता है कि बीजेपी का थामन थाम ले। जी मनीष, हो सकता है कि इनके मन में यही भावना रही हो कि अगर हमारे काम को देखकर या जीत हम निकालते हैं तो पार्टी हमें फिर से बीजेपी में शामिल कर ले। इसी सोच के साथ इन्होंने सिर्फ अपना सिंबल लिया और किसी पार्टी के नेतृत्व में ना आकर खुद से अपने उस पर लड़ना उचित समझा, और इन्होंने जीत भी हासिल की। उन्होंने जीत भी हासिल की, और कहीं ना कहीं वे वही निर्दलीय हैं, जैसा कि बीजेपी के जो नेता थे वो भी कह रहे थे कि वो निर्दलीय हैं जो हमसे नाराज होकर चले गए थे, और वो जो है वो जीत हासिल कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। सर, ये वही निर्दलीय है जो, देखिए ऐसा निर्दलीय पे तो कोई भी अपना दावा कर सकता है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और गहराई से देखें, मैं देख रहा था अभी ये आंकड़े, नगर पालिका के चुनाव में और नगर पंचायत के चुनाव में जो निर्दलियों के जीतने का आंकड़ा है वो समाजवादी पार्टी से ज़्यादा है।
तो मैं समझता हूँ इसमें कुछ हिस्सा ऐसी पार्टियों का भी है जिनसे समाजवादी पार्टी अलायंस कर सकती थी और वो ढंग से अलायंस के साथ नहीं गया, या उन्होंने उस अलायंस को बहुत अनदेखी की, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, उनको तवज्जो नहीं दी अपने जो अलायंस वो बेस कर सकते थे। या उनकी ये सोच हो सकती है कि अभी से अलायंस कर लेंगे तो पार्टियों के बीच झगड़े बढ़ेंगे या बाद में बिल्कुल लास्ट की स्टेज पे जाके अलायंस वगैरह करेंगे, ये भी सोच हो सकती है। लेकिन इसमें बड़ा तबका जो बड़ी संख्या दिख रही है निर्दलियों की, नगर पालिका में भी और नगर पंचायत में भी, वो पार्टियां भी हो सकती है उसमें, छोटी छोटी पार्टी जैसे राजभर की पार्टी है, लोकदल है और छोटी पार्टियां हैं जो निर्दलियों में शामिल कर दी गई हैं इस कैलकुलेशन में, लेकिन उनमें कुछ दल भी शामिल है। इसमें वो भी लोग शामिल हो सकते हैं, या वो भी लोग शामिल हो सकते हैं जिनको जहां अलायंस बिल्ड हो सकते थे, जहाँ अलायंस बिल्ड होते। विवेक त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कानपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ अपडेट है कानपुर से? जी बिल्कुल, बताना चाहते हैं कि कानपुर देहात में भी मतगणना जारी है। 13 नगरीय निकाय जो पंचायत की सीटें थी उस पर जारी है, लेकिन बात करें अगर यहाँ पर तो करीब जो 5 सीटें हैं उस पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बना के रखी है, और 8 सीटों की बात करें तो वहाँ भाजपा लगभग जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। जी मनीष, ये 5 सीटें कौन सी हैं? 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर अकबरपुर की जो नगर पंचायत सीट है उस पर समाजवादी पार्टी कब्जा कर दिख रही है। यहाँ पर जो समाजवादी प्रत्याशी हैं उन्होंने लगभग 3600 वोटों से अपनी बढ़त बना के रखी है, और चुनाव की जो मतगणना है वो अंतिम चरण में है। अगर बात करें वही नौसृजी रनिया नगर पंचायत की, तो वहां पर भी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी लगातार जीतती हुई नजर आ रही है। तो वही सिकंदरा में जो निवर्तमान चेयरमैन है समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाई गई थी, वो भी जीत की ओर अग्रसर है। जी मनीष, जीत की ओर अग्रसर है, कहीं समाजवादी पार्टी तो कहीं बीजेपी। लेकिन अगर बात की जाए, ओवरऑल बात की जाए कानपुर के अंदर, तो क्या दिखा? सबसे ज्यादा जो असर है वो किसका दिखा? बीजेपी का दिख रहा है या समाजवादी पार्टी का दिख रहा है अभी फिलहाल? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कानपुर देहात में अगर बात की जाए तो इस बार कहीं ना कहीं भाजपा एक बड़ी पार्टी बनकर कानपुर देहात में इसलिए उभर रही क्योंकि कानपुर देहात में पिछली बार केवल भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिली थी। इस बार 8 सीटें लगभग वो कब्जा कर चुकी है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर जो अग्रसर है, तो भाजपा की यहाँ पर एक बड़ी जीत होती नजर आ रही है। जी भाजपा की बड़ी जीत होती नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ जटाशंकर भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जटाशंकर जी, देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अलायंस की बात की जाए तो उस तरह से दिखा नहीं। सपा ने ये सोचा कि हम अकेले दम पर क्यों ना चुनाव लड़के देख ले एक बार, और ये इसलिए देखा गया क्योंकि जो अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव ने कई बार ये बातें कही थी कि भाई हम जो है किसी से अलायंस नहीं करेंगे, और जिससे पुराना वो चलेगा, और किसी से नहीं करेंगे, और हम जो है अकेले लड़कर चुनाव लड़ेंगे। और इन्होंने अकेले चुनाव लड़कर देख लिया, और अकेले चुनाव लड़कर देखा और मुखी खा गए। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो थल फ्रंट है, ये जो तैयार हो रहा है 2024 में, ये आप लोगों के लिए घातक सिद्ध हो जाएगा? जटाशंकर जी, जटाशंकर जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, जटाशंकर जी से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सर देखिए, एक बार फिर से चीज़ें आ रही हैं। बात यह है कि अगर हम बात करें कि बार बार हो रहा है, अलायंस की बात हो रही है कि भाई ये था, कर लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो है सपा की तरफ से ये था कि वो अकेले चुनाव लड़ना देख रही थी। वो सोच रही थी कि हम देखें कि अकेले हम चुनाव लड़ पाते हैं कि नहीं लड़ पाते हैं, और हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या नुकसान मिलेगा। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था, सभी पार्टियां कह रही थी कि भाई आप ममता बनर्जी से अगर थर्ड फ्रंट आप बनाते भी हैं तो ममता बनर्जी थोड़ी ना आएंगी आपको यहाँ पर चुनाव जिताने के लिए। आप नीतीश कुमार से गलबैया करेंगे, नीतीश कुमार थोड़ी ना यहाँ पर, नीतीश कुमार की कोई पार्टी है या फिर कुछ ऐसा है जो आपको जिता सकती है। ओपी राजभर भी ये बार बार कह रहे थे। ओपी राजभर का कहना था कि अगर आप मायावती को अगर लेकर आते हैं तो ठीक है, हम भी आपके साथ हैं, अगर आप तब हम आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन अगर आप नीतीश कुमार इन लोग को लेकर आएंगे तो हम कहाँ आपके साथ आ पाएंगे। देखिए, जहाँ तक पंचायत चुनाव की बात होती है, नगर पंचायत चुनाव की बात होती है, तो वो बिल्कुल स्थानीय मुद्दों पे लड़ी जाती है, और वहाँ के जो नेता होते हैं वो जितना छोटा चुनाव होता है उतना ज़्यादा जो है आपस में जो है बहुत ही जिसे कहते हैं कठिन चुनाव होता है, और उसमें जो है भाई भतीजावाद, आपका जो छोटी छोटी पार्टीज़ होती हैं, आपके रिलेशन से बहुत सारी चीज़ें काउंट करती है, एक ही फैक्टर काउंट नहीं करता। जातिवाद तो है, जातिवाद में भी बहुत सारे उसमें लेयर्स होती हैं, कौन क्या है किस तरह से, तो बहुत सारे जो है उसमें जो है परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस होती हैं।
और उसमें अगर आप ये देखें, अगर आप ममता बनर्जी की बात करते हैं, किसी बाहर दूसरी जो है स्टेट की बात करते हैं, तो मुझे लगता है उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। और जो लोकल के जो लोग हैं, स्थानीय नेता हैं, या जो बागी लोग हैं, या ऐसे लोग जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनके बेस पे ही जो सारी चीज़ें जीती जाती हैं। लेकिन मुझे जो लगता है, जो सारी चीज़ें होने के बाद सपा ने अपने आप को ये सोचा कि मेरा कहीं ना कहीं मेरा वोट बैंक है, और मुझे इस वोट बैंक में मुझे आगे जाना है। और वो कहीं भी जो है वो अपने आप पे बहुत उसको ओवर कॉन्फिडेंट थे। और जहाँ तक बात है, जो अभी बीच में जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरह के जो इनकाउंटर्स वगैरह हुए हैं, तो उसे लगता था कि कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिव मिलेगा, और मैं एक जो मुस्लिम वोटर जो है नाराज होंगे, हाँ, मुस्लिम वोटर का जो है उनको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुस्लिम वोटर में अगर आप देखें, वोटर परसेंटेज के हिसाब से देखें, मुस्लिम वोटर्स ने भी कहीं, मुझे जो लगता है, जो मेरे पास आंकड़े हैं, कि 10 से 12% करीबन मुस्लिम वोटर ने भी बीजेपी कैंडिडेट्स को वोट दिया है, और क्लियर कट वहाँ जो है वो क्लीन स्वीप हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है, कुछ मुस्लिम वोटर्स भी ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि नहीं, हमें एक अच्छा शासन मिले, हमें नहीं लड़ना, हमें किसी धर्म और उसमें नहीं चलना, हमें अपना काम करना है, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों में कुछ नहीं है। तो वो सारी चीज़ें का जो है, आप देखें कि रिजल्ट जो है हमें देखने को मिला उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में। अच्छा, एक चीज़ और भी है, देखिए कि अगर बात करें पसमानदा समाज, सूफी समाज, इसको जिस तरह से बीजेपी ने साधा इस बार निकाय चुनाव में, उसका फ़ायदा भी मिला है। नहीं, अब ये कहना तो मुश्किल है कि उसका कितना फ़ायदा मिला है, लेकिन इतना ज़रूर है कि विपक्ष का जो वोटर है यूपी के अंदर, जो समाजवादी पार्टी या बसपा या अन्य लोग कांग्रेस को वोट कर सकता है, उसमें इस चीज़ को लेके एक बेचैनी ज़रूर है कि जो विपक्षी दल हैं, जिस ताकत के साथ उनके साथ खड़े होने चाहिए थे, वो उस तरीके से खड़े नहीं हो रहे। और उसके लिए कहीं ना कहीं वो विकल्प, लेकिन हाँ, वो विकल्प ये लोकल बॉडी चुनाव में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो स्थानीय मुद्दे, और ये अंततः जो चुनाव है, ऊपर कोई प्रदेश लेवल पे किसी एक व्यक्ति को चुन के नहीं भेजेगा, या राष्ट्रीय लेवल पे किसी एक को नहीं भेजेगा। इसीलिए इसमें हमने देखा, अलग अलग कस्बों में अगर आप बिल्कुल माइक्रो लेवल पे देखें, तो एक ही शहर में 4-4, 5-5 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े थे। मुस्लिम मतों के जो विभाजन की बात है, उसका एक कारण ये भी है कि एक एक सीट पे 3-3, 4-4 निर्दलीय भी खड़े हैं। इसका एक चीज़ और भी देखिए ना, वो ऐसा बंटवारा, एक मिनट मेरी बात पूरी करनी है। ऐसा बंटवारा लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में हो, ये कोई बहुत तय नहीं है, जैसा बंटवारा मुस्लिम मतों का इन लोकल बॉडी चुनाव में हुआ, क्योंकि यहाँ लोकल मुद्दे, लोकल चीज़ें हावी रहती हैं, और बहुत सारी, इसलिए सपा ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की कि इस चुनाव को बहुत जी जान से लड़ने की। लेकिन एक चीज़ देखिए ना, अगर हम एक क्षेत्र से 5 मुस्लिम चेहरे को खड़ा कर दें, पहले ये होता था कि बीजेपी जो है हिंदू चेहरे को खड़ा कर देती थी, फिर कोई किसी और चेहरे को मायावती दलित चेहरे को खड़ा कर देती थी। लेकिन आपको भी मालूम है कि ब्राह्मण वोट बहुत है, और उसके बाद जो गेम चेंजर होते हैं वो मुस्लिम वोट हो जाते हैं लास्ट में। तो बीजेपी ने भी एक दांव खेल दिया इस बार कि ठीक है जी, तुम खड़ा कर रहे हो जी, इस बार हम भी खड़ा कर देते हैं, अब खेलो। अब फिर उसी में सारा खेल हो गया, चीज़ें टूटती चली गई। भाई, अब कोई मुसलमान होगा, 4 मुसलमान हो तो सोचेगा ना कि यार हम किसकी तरफ जाए, इसकी तरफ जाए, इसकी तरफ जाए, इसकी तरफ जाए, हम चारों को जानते हैं। तो ये चीज़ जो बंटवारा किया गया है इस बार, बहुत सोच समझ के बीजेपी ने भी अपना दांव खेला है। नहीं, निश्चित रूप से एक जो ये रहा है कि कई अपना इंडिविजुअल कैंडिडेट का अपना इंडिविजुअल भी एक लोगों से जुड़ाव लगा होता है, और बहुत सारे, मैंने कहा, निर्दलीय की तादाद इसमें बहुत ज़्यादा है। ये सब समाजवादी पार्टी जितने जीत के आ रहे हैं लोग, उससे ज़्यादा निर्दलीय आ रहे हैं। निर्दलीय की तादाद बहुत ज़्यादा है, उसमें ये कहना मुश्किल है कि वो बीजेपी के हैं या सपा के, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन्हीं के वोट को लेके जा रहे हैं, और कैंडिडेट का अपना भी ये है। तो कहीं ना कहीं जो ध्रुवीकरण होता था, उसमें जो समाजवादी पार्टी को फायदा मिल जाता लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में, ऐसा फायदा इन चुनाव में नहीं मिल पाया, क्योंकि एक सीट पे कई, मान लीजिए बसपा ने भी मुस्लिम खड़ा किया हुआ है, कांग्रेस ने मुस्लिम खड़ा किया, आम आदमी पार्टी ने भी खड़ा, AIM ने भी किया, सबने खड़ा किए हुए हैं, और वो इसलिए हो भी जा रहा है। और कई होता है कि लास्ट में बिल्कुल कंसोलिडेट हो जाता है कि नहीं साहब, आर पार का बहुत ध्रुवीकरण हो जाता है चुनाव में। वैसा ध्रुवीकरण इस चुनाव में नहीं देखने को मिलेगा, या नहीं मिलता, क्योंकि ये उस नेचर का चुनाव ही नहीं है। लोकल बॉडीज का चुनाव है, लोकल मुद्दों पे हो रहा है, और इससे प्रदेश की राजनीति या राष्ट्रीय राजनीति में बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, तो वो असर नहीं दिखा इस बार। तो हमारे साथ फर्रुखाबाद से भी जुड़ चुके हैं हृदय कुमार, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फर्रुखाबाद से। हृदय, किस तरह का अभी वहां पर अपडेट देखने को मिल रहा है फर्रुखाबाद में?
बिल्कुल मनीष, इस समय फर्रुखाबाद में नवीन मंडी स्थल में मौजूद हूँ, जहाँ मतगणना स्थल पे मतगणना चल रही है। और आपको बता दें कि 7 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका का चुनाव यहाँ चल रहा है। कहीं ना कहीं जो बीजेपी की यहाँ राहें हैं वो कहीं ना कहीं कठिन दिख रही हैं, क्योंकि ज्यादातर जो बीजेपी है वो पीछे दिख रही है कई प्रत्याशियों, चाहे फर्रुखाबाद की सदर नगर पालिका ले लें या फिर तमाम जो क्षेत्र के नगर पंचायत है उनको ले लें, जहाँ पे बीजेपी जो है अपनी जो विपक्षी पार्टियों से कहीं ना कहीं पीछे चल रही है। तो इसका खामियाजा आगे के चुनाव में और आज के चुनाव में कहीं भुगतना ना पड़ जाए, ये एक अहम सवाल बन रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है पीछे चल रही है, फर्रुखाबाद से बीजेपी को एक बड़ा झटका लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हृदय जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आप सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो देखिए, निकाय चुनाव के जो नतीजे हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और सबसे बड़ी चीज ये है कि बीजेपी ने एक बार फिर से निकाय चुनाव में अपना परचम लहराया है और एक बार फिर से बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर काबिज होने वाली है। हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए